बफेलो स्लाइडर्स अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। बिलासपुर नाम के गांव में विठल नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, आनंद और मिलिंद। उनकी पत्नियां थीं आशा और उषा। विठल के 2 एकड़ खेत था, पर 1 एकड़ में एक बड़ा चट्टान था। इस वजह से वो सिर्फ 1 एकड़ खेत में ही फसल उगाता था। आनंद हमेशा अपने दोस्तों के साथ दारू पीता और जुआ खेलता रहता था, पर मिलिंद उस चट्टान के पत्थरों की मूर्तियां बनाता रहता था। एक दिन पिताजी ने दोनों बेटों को बुलाकर, देखो बेटो, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, कभी भी भगवान मुझे बुला सकता है। आनंद बेटे, और कितने दिन तुम यूं बिना काम किए गलत संगत में पड़े रहोगे? तुम आकर खेती संभाल सकते हो ना? और तुम मिलिंद, जो निष्ठा मूर्तियों को तराशने में दिखाते हो और किसी भी चीज में तुम नहीं दिखाते, क्या तुम उसमें कुछ कमा रहे हो? जरा सोचो। कृपा करके दोनों खेती में मेरा हाथ बटाओ बेटे। ओह गॉड, व्हाट डैड, खेती बाड़ी से मुझे घिन है। उस कीचड़ में उतरा तो मेरे सारे कपड़े मैले हो जाएंगे। प्लीज लीव मी अलोन डैड। डैडी, मुझे मूर्तियां तराशना बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसकी लत सी लग गई है। मैं उसको कैसे व्यवसाय में बदलूं समझ नहीं पा रहा हूं। आप कहते हो तो कल से मैं खेती में आपका हाथ बटाने के लिए आ जाऊंगा। इस तरह वो पिताजी की खेती में हाथ बटाने लगा। एक दिन विठल ने खाट पकड़ ली और लगातार खांसने लगा। एक डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की। फिर दोनों बेटों से, देखो बेटे, विठल की तबीयत बिल्कुल बिगड़ गई है, उनका अब बचना मुश्किल है, आई एम सॉरी कहकर चला गया। बस, ओह, अगर ये बूढ़ा अभी मरा तो मुझे पैसे कहां से मिलेंगे? ऊपर से जायदाद में आधा मिलिंद को भी देना पड़ेगा। कुछ तरकीब लगाकर सारी जायदाद हड़पना होगा। तब उसकी पत्नी आशा, जी हाँ, कुछ ना कुछ करके जायदाद अपने नाम कर लो। बाद में उसने एक जाली वसीयत बनाया। उसमें पिताजी का हस्ताक्षर भी किया। उसे चुपके से लाकर अलमारी में रखा। 2 दिन बाद विठल का देहांत हो गया। बाद में पिताजी के तस्वीर के पास खड़ा होकर आनंद, ओ डैड, आप हमें छोड़कर चले गए, ये आपने क्या किया डैड? कहकर दुखी होने का नाटक करने लगा। जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं? देखिए तो कि बाबूजी ने कोई वसीयत बनाया है कि नहीं। अरे भाभी जी, वैसे भी पिताजी के जाने का शोक मना रहे हैं। इस वक्त वसीयत की बात करना जरूरी है क्या? इसमें गलत क्या है भाई? कभी ना कभी तो जायदाद बांटना ही होगा ना। रुको, अभी देखता हूँ कि कोई वसीयत छोड़ा है कि नहीं। यूं उसने अलमारी खोलकर वसीयत निकाला। बाद में उसे पढ़ने लगा। मैं विठल अपने होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे घर और खेत बड़े बेटे आनंद को और खेत में जो चट्टान है उसे मैं छोटे बेटे मिलिंद के नाम कर रहा हूँ। ऐसा पढ़ा। ये सुनकर मिलिंद और उषा चौंक गए। उषा वसीयत लेकर पढ़ने लगी। बाद में उषा मिलिंद से, सुनो जी, आपके भाई आपको धोखा दे रहे हैं। बापूजी तो अनपढ़ थे, वो वसीयत कैसे लिख सकते हैं भला? वो तो अंगूठा लगाते थे, तो उन्हें हस्ताक्षर कैसे किए? हम पंचायत को बुलाते हैं। नहीं उषा, ऐसा करने से पिताजी का अपमान होगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतने दिन डैडी कहते थे कि मेरी कला कोई काम नहीं आई, अब मैं उन्हीं पत्थरों से पैसे कमा कर दिखाऊंगा। इस तरह वो उस चट्टान को एक ट्रक में ले जाकर गांव के बाहर उसे उतारा। वहां उस चट्टान को तराशने लगा। उसे एक बड़े भैंस के आकार में बनाया। उस पर स्लाइड का भी प्रबंध किया। उसके नीचे एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनाया। वो स्लाइड पर बैठते ही फिसलकर पानी में जा गिरा। बाद में गांव में पोस्टर चिपकाया। उसमें लिखा था, बफेलो अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, ए वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, प्लीज विजिट एंड एंजॉय। इस तरह बच्चे और बड़े उस पूल में आने लगे। बच्चे स्लाइड में फिसलकर जाकर पानी में तैरते हुए एंजॉय करने लगे। धीरे धीरे मिलिंद की आमदनी बढ़ने लगी। आनंद अपने व्यसनों के चक्कर में घर और खेत को एक सेठ के पास बेच दिया। जब तक वो पैसे थे, पीता और जुआ खेलता रहा। एक दिन वो आशा के साथ मिलिंद के पास आया।
मिलिंद भैया, हमें माफ करो, हमने ही वो जाली वसीयत बनाए थे। इनकी बुरी आदतों के कारण आज हम बेघर हो गए हैं। तुम ही हमें बचा सकते हो। भाभी जी आप ऐसा ना करते तो आज मेरे पास ये सब ना होता। आप चिंता ना करो, आप दोनों भी हमारे साथ आराम से रहिए। यूं दोनों भाई उस स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस करते हुए खुशी से रहने लगे।